बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू लिटरेचर विद डब्ल्यूबी। और आज का हमारा टॉपिक है एस्पेक्ट्स ऑफ मॉडर्निस्ट नॉवल। मॉडर्न नॉवल का ये चैप्टर नंबर 2 है और इंशाल्लाह मैं इसमें कोशिश करूंगी कि कंप्लीट चैप्टर को कवर करवाऊं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इंग्लिश लिटरेचर का जो मॉडर्निस्ट पीरियड है ये स्टार्ट हुआ था अराउंड 1880 से और ये कंटिन्यू रहा है मिड 1440s तक, आफ्टर वर्ल्ड वार टू तक। इस पीरियड में हम लोगों को कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस नज़र आती हैं जिनके कुछ फैक्टर्स थे, जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन, साइंटिफिक प्रोग्रेस, ग्लोबलाइजेशन और टू वर्ल्ड वॉर। क्योंकि इस पे हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि उस वक़्त इंडस्ट्रियलाइज़ेशन आई थी, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी वगैरह को इंसानों ने यूज़ करना शुरू कर दिया था और इन सब की प्रोग्रेस, तो इन सब फैक्टर्स की वजह से कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस आई लिटरेचर में भी। इसका असर जो है वो लोगों पर भी आया, लोगों का जो दुनिया को देखने का पर्सपेक्टिव था, वो भी चेंज हुआ। और इस टाइम के दौरान आर्टिस्ट और राइटर को ये फ़ील हुआ कि जो ट्रेडिशनल वे है ऑफ क्रिएटिंग आर्ट का या लिटरेचर का, वो अब सूटेबल नहीं होगा मॉडर्न वर्ल्ड के लिए। अब इस ट्रेडिशनल वेज़ को थोड़ा-सा बदलना पड़ेगा, हम लोगों को कुछ मॉडर्निज़्म को अपनाना पड़ेगा, इन ट्रेडिशनल वेज़ को हमें छोड़ना पड़ेगा। इन्होंने हर एक चीज़ को रीइमेजिन किया, जिसमें लिटरेचर, रिलिजन, आर्ट, सोसाइटी और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो था वो ये था कि न्यू पर्सपेक्टिव्स को एक्सप्लोर किया जाए और ये देखा जाए कि इंसान का मतलब क्या है आखिर, और इसकी आइडेंटिटी क्या है, असल में इसको किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं एज़ कॉन्शियस बीइंग्स। उसके बाद हम बात करते हैं फेजेज़ ऑफ मॉडर्निस्ट पीरियड की। तो इस पीरियड को 2 फेजेज़ में डिवाइड किया गया था, अर्ली मॉडर्न पीरियड और दूसरा है लेटर मॉडर्न पीरियड। सबसे पहले हम बात करते हैं द अर्ली मॉडर्न पीरियड की। जो अर्ली मॉडर्निस्ट पीरियड है लिटरेचर का, ये 1910 से पहले शुरू हुआ था, जिसमें कि जब जोसेफ कॉनराड का जो एक नॉवल था हार्ट ऑफ डार्कनेस, ये पब्लिश हुआ था 1899 में, जिसको कि अर्ली मॉडर्निस्ट वर्क जो है वो कंसीडर किया जाता है और इसमें इन्होंने कंबाइन किया था मॉडर्निस्ट को और विक्टोरियन स्टाइल को। 1910 से पहले जो है पोएट्री और ड्रामा में भी कुछ चेंजेस देखने के आसार नज़र आने लगे और ये जो चेंजेस थी इनमें इन्होंने न्यू लिटरेरी टेक्निक्स को यूज़ करना शुरू किया, जिसमें कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस और दूसरे मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स आ जाते हैं। राइटर्स ने ट्रेडिशनल विक्टोरियन आइडियाज़ ऑफ रियलिस्टिक फिक्शंस को भी चैलेंज करना शुरू कर दिया। वर्ल्ड वार 1 के बाद ऑथर्स ने मॉडर्निस्ट अप्रोच को कबूल कर लिया और इसमें इन्होंने हम लोगों को जो की फिगर्स देखने को मिलते हैं उसमें जेम्स जॉयस और टी.एस. इलियट जो हैं इस पीरियड की फिगर्स हैं। जॉयस का यूलिसियस जो है, इसमें इन्होंने इनोवेटिव टेक्निक्स का यूज़ किया और इलियट की जो पोएट्री है वो रिफ्लेक्ट करती थी फ्रेगमेंटेड और जो नेचर थी उस वक़्त 20th सेंचुरी की उसको। मॉडर्निस्ट लिटरेचर ने बिल्कुल ब्लर कर दिया डिफरेंट लिटरेरी जॉनरा के दरमियान जो लाइन थी, बिल्कुल उसको ब्लर कर दिया कि उनमें डिफरेंट लिटरेरी जॉनरास में कोई फ़र्क नहीं नज़र आता था हमें। जो प्रोज़ थे वो ज़्यादा पोएटिक होना शुरू हो गए और जो पोएट्री थी वो रिज़ेम्बल देना शुरू हो गई स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस थे। जैसा कि हम लोगों को वर्जीनिया वुल्फ का एक वर्क मिसेस डॉलोवे में देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं लेटर मॉडर्निस्ट पीरियड पे। मॉडर्निज़्म जो थी वो अचानक से ही खत्म नहीं हो गई थी 1930 में, बल्कि इसके असरात जो थे वो वर्ल्ड वार 2 के बाद भी रहे। लेट मॉडर्निज़्म जो है इसने शेप किया, इसमें हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट हमें देखने को मिलेगा कि इसमें वर्ल्ड वार 2 के बाद जितनी भी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है वो सारा लिटरेचर में लिखा गया। इसके अलावा यूके की जो चेंजिंग रोल था वर्ल्ड वार 2 में वो भी सारा, और वर्ल्ड वार 2 में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है मॉडर्निस्ट लिटरेचर को शेप करने में। और ब्रिटिश नेशनलिज़्म जो था वो इस पीरियड का एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट बन गया। और उस वक़्त के जो नॉवल थे उसमें उन्होंने जो थीम्स एक्सप्लोर किए, वो उन्होंने रिलेशनशिप बताया गवर्नमेंट का और सिटीज़न्स का। उसके अलावा अर्ली मॉडर्निस्ट राइटर जो था, इनका फ़ोकस ये था कि वो विक्टोरियन लिटरेरी ट्रेडिशंस को बिल्कुल ख़त्म करें और इसमें एक्सप्लोर करें इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को। लेट मॉडर्निस्ट ने अपनी जो अटेंशन थी, वो सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज़ पे ज़्यादा दी। ऑथर्स जिसमें कि वर्जीनिया वुल्फ, ई.एम. फॉस्टर और ई.एस. इलियट आते हैं, इन्होंने मॉडर्निस्ट लिटरेचर को प्रोड्यूस करना कंटिन्यू रखा, लेकिन जो न्यू राइटर्स आने लगे, उसमें उन्होंने थोड़ा बहुत जो है वो चेंजेस करना शुरू कर दी। इन्होंने कुछ मॉडर्निस्ट टेक्निक्स का यूज़ किया और कुछ खुद से जो था वो उन्होंने एक्सटर्नल वर्ड्स को ऐड करके अपने वर्क्स को क्रिएट करना शुरू किया। फॉर एग्ज़ाम्पल क्रिस्टोफर का एक वर्क है गुड बाय टू बेर्लिन। इन्होंने इसमें मॉडर्निस्ट नैरेटिव टेक्निक्स का यूज़ किया, लेकिन इसमें इन्होंने ज़्यादा फोकस किया एक्सटर्नल वर्ल्ड पे। इसके अलावा वर्जीनिया वुल्फ का बिटवीन द एक्ट्स, इसमें भी हमें थोड़ा-सा चेंज जो है वो देखने को मिलेगा। इसमें भी इन्होंने एक्सटर्नल वर्ल्ड की बात की। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं थीमेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ मॉडर्निस्ट फ़िक्शन, कि मॉडर्निस्ट फ़िक्शन जो था उसमें कौन-कौन से थीम्स जो थे राइटर अपने नॉवेल्स में यूज़ किया करते थे। सबसे पहला हमारे पास इंडिविजुअलिज़्म। इंडिविजुअलिज़्म से हम सब लोग ही वाकिफ़ हैं कि इसमें इंडिविजुअलिज़्म की बात की जाती है। मॉडर्निस्ट एरा में दुनिया जो है वो बहुत तेज़ी से चेंज हुई और राइटर्स का जो फ़ोकस था वो इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस पे शिफ्ट हो गया, और जिसमें कि इंडस्ट्रियलाइज़ेशन, साइंटिफिक डिस्कवरीज़, ग्लोबलाइज़ेशन और राइज़ ऑफ कैपिटलिज़्म, इन सारी चीज़ों की वजह से इतनी जल्दी सोसाइटी बदली कि इससे बहुत रैपिडली चेंज आया सोसाइटी में। अब मॉडर्निस्ट राइटर्स जैसा कि अर्निस्ट हैं, इन्होंने उन कैरेक्टर्स पे बात की जो कि फ़ोकस करते थे अपनी एडversity पे और अपने पर्सनल वैल्यूज़ ऑफ सर्वाइव पे। इन्होंने इंडिविजुअलिज़्म को कबूल कर लिया ताकि जो जैसा कि बड़े-बड़े राइटर्स हैं जिसमें जेम्स जॉयस और वर्जीनिया वुल्फ है, उनकी उनकी इंटेग्रिटी को मेंटेन करने के लिए इन्होंने इंडिविजुअलिज़्म को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि इन्होंने भी इनर थॉट्स को एक्सप्लोर किया था अपने वर्क्स में इंडिविजुअलिज़्म के।
इंडिविजुअल्स के एक्सपीरियंसेस पे बात की थी, जिसको कि हम लोग स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है एब्सर्डिटी ऑफ लाइफ। तो जो 2 वर्ल्ड वार हुई 20th सेंचुरी में, उसकी वजह से ह्यूमन प्रोग्रेस और सिविलाइजेशन के जो बिलीफ थे वो बिल्कुल ही दबाव के रह गए, क्योंकि जैसे इस वक़्त एक बड़े पैमाने पर कत्लो-गारत हुई, तो ह्यूमन प्रोग्रेस के बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता था। ट्रेडिशनल वैल्यूज़ जो थी वो ग्लोबल कैपिटलिज़्म से रिप्लेस्ड हो गई और अंडर कैपिटलिज़्म में सोसाइटी एक कॉम्पिटिटिव मार्केट बन गई। कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ ने कैपिटलिज़्म को चैलेंज भी किया। मॉडर्निस्ट फिक्शन में लाइफ को बिल्कुल ही एब्सर्ड और लैग्ड मीनिंग दिखाया गया। कैरेक्टर्स को स्ट्रगल करते हुए दिखाया गया अपने पर्पसेस के लिए, कि वो किस तरह से एक बेमुनज़्ज़म किस्म की दुनिया में स्ट्रगल कर रहे हैं अपने पर्पसेस के लिए। उसके अलावा जो एब्सर्डिस्ट राइटर्स थे, उनमें फ्रांस कफ़का, इन्होंने अपने एक वर्क मेटामॉर्फोसिस में ये बताया कि किस तरह से जो इंसान है वो इंसेक्ट्स में बिल्कुल बदलते चले जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन एंड पेसिमिज्म। इंग्लिश लिटरेचर में जो मॉडर्निस्ट पीरियड था, इसको पेसिमिस्टिक और फ्रेगमेंटेड व्यू ऑफ लाइफ के तौर पर मार्क किया गया। और जो पेसिमिज्म है, उसमें पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से पेसिमिज्म पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी आया, जिसमें कि क्वीन विक्टोरिया का भी जो एंड था उनकी हुकूमत का, वो भी इसमें इंक्लूड है। और उसके बाद डिक्लाइन ऑफ यूके पॉलिटिकल पावर्स और किस तरह से यूनाइटेड स्टेट किस तरह से सामने आई, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। उसके अलावा वर्ल्ड वॉर वन में काफ़ी ज़्यादा पोइट्स ने अपने कंट्रीब्यूशन को उसमें ऐड किया और उन्होंने बताया कि जो वॉर है वो किस तरह से एक मीनिंगलेसनेस वॉर है। और इसके अलावा इन्होंने अपनी राइटिंग्स में ये भी बताया कि किस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से और रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से सोसाइटी कितनी तेज़ी से बदली है। मॉडर्न राइटर्स का जो फोकस होता था वो इंडिविजुअलिज्म पे था। अपनी ट्रेडिशन को बिल्कुल ही भूल गए लोग, और अपने रिलीजन को, अपने बिलीफ्स को मॉडर्न एज में आते हुए वो किस तरह से दूर हो गए उन सबसे, तो इन पे उन्होंने दुःख का इज़हार भी किया। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है लिटरेरी टेक्निक्स इन द मॉडर्निस्ट नॉवल। सबसे पहला इसमें एक्सपेरिमेंटेशंस एंड इनोवेशन। जो मॉडर्निस्ट नॉवेलिस्ट थे, इन्होंने अपनी राइटिंग्स में बिल्कुल एक न्यू चीज़ें ट्राई करने की कोशिश की। और इनका ये कहना था कि जो ओल्ड वेज़ हैं कोई किसी भी फिक्शन को लिखने के, वो सूटेबल नहीं है मॉडर्न वर्ल्ड के लिए। तो इन्होंने कहा कि कुछ अलग किया जाए, कुछ क्रिएटिविटी की जाए, कोई डिफरेंट चीज़ें लेके आया जाए, कोई डिफरेंट चीज़ें लाई जाएँ। इसमें इन्होंने नॉवल के स्ट्रक्चर पे बात की कि किस तरह से इसको लिखा जाना चाहिए, और नॉवेल्स की न्यू फॉर्म्स को भी उन्होंने ट्राई किया, और इस फ़ोकस को उन्होंने नाम दिया फॉर्मलिज़्म का मॉडर्निस्ट फ़िक्शन में। अपनी इस न्यू इनोवेटिव टेक्निक्स में उन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस मेथड, जो कि जेम्स जॉयस और वर्जीनिया वुल्फ ने दिया था, वो भी इन्होंने अपने इसमें यूज़ किया। उसके बाद हमारे पास है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में हम लोग जानते हैं कि एक टेक्निक है जिसमें कि ऑथर जो है वो अपने किसी भी कैरेक्टर की इनर थॉट्स को ऑडियंस के सामने पेश करता है। उसकी फीलिंग्स को, उसकी इनर थॉट्स को, कि क्या कोई भी कैरेक्टर सोच रहा है, उसकी सारी जो सोचें हैं मोनोलॉग्स के ज़रिए दूसरों तक, अपने ऑडियंस तक, अपने रीडर्स तक पहुँचाई जाती हैं। ये 20th सेंचुरी की एक टेक्नीक थी जो कि मॉडर्निस्ट ऑथर जो थे इसको यूज़ करते थे। ये जो थी एक ओरिजिनली साइकोलॉजिकल टर्म थी जो कि इंट्रोड्यूस करवाई थी हेनरी जेम्स ने, लेकिन ये लिटरेचर में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई। जेम्स जॉयस का जो एक फ़ेमस वर्क है यूलिसियस, इसमें इन्होंने अपने कैरेक्टर की इनर थॉट्स के बारे में बताया है। अपनी इनर थॉट्स को बिल्कुल एक न्यू तरीके के साथ उन्होंने, कि एक एक थॉट से दूसरी थॉट तक, एक आइडिया से दूसरे आइडिया तक उन्होंने अपने कैरेक्टर को जंप करवाया है, और ये बिल्कुल एक रियलिस्टिक वे में था। और वर्जीनिया वुल्फ का जो एक फ़ेमस वर्क है मिसेस डॉलोवे, उसमें भी उन्होंने अपनी कैरेक्टर्स की इनर थॉट्स को दिखाया है। उसके बाद हमारे पास है यूज़ ऑफ सिंबल्स। मॉडर्निस्ट राइटर्स ने सिंबल्स का अपने राइटिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ किया, और इन सिंबल्स का इनके राइटिंग्स में, इनकी स्टोरीज़ में बहुत एक बिग रोल भी इन्होंने प्ले किया इन सिंबल्स ने। ये न्यू वर्ड को एक सिंबॉलिक टर्म में देखते थे, और वो ये चाहते थे कि अपने जो उनके रीडर्स हैं वो इनकी सिंबल्स की वजह से इनकी स्टोरीज़ को समझें। मॉडर्निस्ट जो राइटर्स थे, इन्होंने एक ओपन एंडेड सिंबल्स को यूज़ किया। ओपन एंडेड सिंबल्स का क्या मतलब है कि पॉसिबिलिटी जो है ना, वो इंटरप्रिटेशंस की मतलब ज़्यादा हो सकती है, कि कुछ भी हो सकता है स्टोरी में, कुछ भी हो सकता है, और रीडर को खुद मेहनत करके उस नतीजे पे पहुँचना होता था कि असल में सिंबल का मतलब क्या है। जेम्स जॉयस और वर्जीनिया वुल्फ ने अपने वर्क्स में बहुत ज़्यादा सिंबॉलिक टेक्स्ट का यूज़ किया है, और ये जो सिंबॉलिक टेक्स्ट हैं, ये रीडर्स को एंगेज करते हैं कि वो एक्टिव रहें, ठीक है? और वो पढ़ते रहें उसको, और उसके बाद वो खुद से इंटरप्रेट करें कि इस सिंबल का, इस टेक्स्ट का क्या मतलब है। यानी कि ये रीडर्स को ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं उनकी रीडिंग एक्सपीरियंसेस में। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑथर की कंस्ट्रक्शन नहीं होती, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन की है, बल्कि ये रीडर्स भी इसमें एक बहुत उसका एक अहम किरदार होता है, कि वो भी इंटरप्रेट करे कि ये जो भी मुझे सिंबॉलिक एलिमेंट्स दिए हुए हैं, इसके मुझे नतीजे तक पहुँचना है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है नेगेशन ऑफ रियलिज़्म एंड नेचुरलिज़्म। 19th सेंचुरी के जो फ़िक्शन थे रियलिज़्म की टर्म में, वो मॉडर्न फ़िक्शन की रियलिज़्म की टर्म में बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे। यानी कि 19 में और 20 और अर्ली 20th सेंचुरी की जो मॉडर्न फ़िक्शन रियलिज़्म थी, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी 19 फ़िक्शन से। रियलिज़्म्स जो थे, उनका ये बिलीव था कि जो लिटरेचर है, वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए एक्सटर्नल वर्ल्ड को। और इसके क्रिटिसाइज़ करने की वजह से सोशल चेंजिंग जो है वो आएँगी। इसके अलावा जो रियलिस्टिक्स थे, उनका ये बिलीव था कि ह्यूमन प्रोग्रेस जो है वो, और जो सोसाइटी में, वो आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त गुज़रने के साथ-साथ बेहतर होती चली जाएगी। चार्ल्स डिकेंस और लियो टॉल्स्टॉय ने इसी अप्रोच को फ़ॉलो किया, और उनका ये एम था कि उनकी राइटिंग्स की वजह से वो सोसाइटी को अपनी को इम्प्रूव कर सकते हैं।
ताहम जो 2 वर्ल्ड वार हुई, उसमें ह्यूमन प्रोग्रेस का जो बिलीव था, वो बिल्कुल ही दबाव के रह गया, सोचा भी नहीं जा सकता था। इतनी वो ह्यूज लेवल पे किलिंग हुई जिसकी वज़ह से इंसानी प्रोग्रेस का तो सोचा भी नहीं जा सकता था कि अब इंसान किस तरह से तरक्की करेंगे। इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी था, वो एक प्रोग्रेस का एक साइन नज़र आ रहा था। लेकिन बाद में हम लोग ये कि पता चला कि ये भी किस तरह से हार्म कर रहा है हमारे एनवायरनमेंट को। जो मॉडर्निस्ट राइटर्स थे, उन्होंने ये जानना शुरू किया कि ये जितनी भी लैग्स हैं, उनको किस तरह से फिक्स किया जा सकता है और प्रोग्रेसिव एक्सटर्नल वर्ल्ड को किस तरह से देखा जाए। इन्होंने फोकस किया किसी भी कैरेक्टर की इनर थॉट्स पे और इनका जो प्लॉट था, वो कैरेक्टर्स के इर्द-गिर्द घूमता था कि वो किस तरह से वर्ल्ड को परसीव करता है, ठीक है? वो एक्सटर्नल वर्ल्ड को खुद से परसीव ना करे, बल्कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी दुनिया को देखे फिलहाल कि अपनी इनर थॉट्स के बारे में सोचे कि वो खुद क्या सोचता है। इसके अलावा उसके बाद हम लोग बात करते हैं नॉन लीनियर नैरेटिव की। तो जो मॉडर्निस्ट राइटर्स थे, उन्होंने विक्टोरियन नॉवेलिस्ट का जो स्टोरी टेलिंग का एक ट्रेडिशनल तरीका था, उसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। ये जो स्टोरी सुनाया करते थे, उसमें ये होता था कि नॉन क्रॉनिकल वेज़ को अपनाया जाता था। फ़ोकस किया जाता था उन इवेंट्स पे जो भी कैरेक्टर जो है, जिनको वो एक्सपीरियंस करता था। बजाय इसके कि एक स्टोरी जो है, वो एक बिल्कुल एक टाइमलाइन के साथ चले, एक टाइमलाइन को फ़ॉलो किया जाए, उसमें नहीं बल्कि उसपे क्या रहता था कि कैरेक्टर्स ने कौन-कौन से इवेंट्स को एक्सपीरियंस किया। ये जो अप्रोच थी, ये उससे बिल्कुल ज़्यादा बिल्कुल क्लोज़ कनेक्ट थी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस से, जहाँ पर जो नैरेटिव है, वो रिफ्लेक्ट करता था किसी भी कैरेक्टर्स की इनर थॉट्स पे। नॉन लीनियर नैरेटिव जो थे, वो उनकी कोई भी क्लियर बिगिनिंग नहीं होती थी, कोई उनका वो सेंटर नहीं होता था और कोई भी उनका एंड नहीं होता था। बल्कि इन्होंने इस तरह से एक इवेंट्स को वो अरेंज करते थे कि वो कैरेक्टर्स के पर्सपेक्टिव का एक मिरर होते थे, जिसकी वजह से वो अपनी जो स्टोरी का थीम होता था या अपना जो मैसेज होता था, वो दूसरों तक उसको इफेक्टिवली कन्वे किया करते थे। टाइम जो था, वो भी मैनिपुलेटेड यूज़ किया जाता था। वो बिल्कुल एक कभी बैकग्राउंड में चला जा रहा है, कभी बैक टू फोर्थ और कभी सर्कल में। जो फेमस एग्जांपल्स हैं हमारे पास नॉन लीनियर नैरेटिव्स की, उनमें फेमस राइटर्स के जो वर्क्स हैं, वो आ जाते हैं, जिसमें कि फ्रांज काफ्का, जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ। उन्होंने नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग सिंबोलिज्म को यूज़ किया और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को अपने नॉवेल्स में यूज़ किया। तो ये थी आज की वीडियो, होप सो कि आपको इसकी समझ आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर दें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।